आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है शोभा माथुर जी द्वारा लिखित कहानी मैं वापस आऊँगा। शहर के बीचों बीच रमाकांत जी की कोठी थी। बैरिस्टर रमाकांत जी की वकालत खूब बढ़िया चलती थी। शहर में उनकी बहुत इज्जत थी। उस दिन एक बड़ा ही पेचीदा मुकदमा कोर्ट में आया था जिसकी पैरवी वे कर रहे थे। इसी परेशानी में मुब्तला थे कि कब उन्हें नींद आ गई पता ही नहीं चला। चर्च की घड़ी ने रात के 2 बजाए, तभी उनकी नींद खुल गई तो उन्होंने ध्यान दिया तो लगा कि पीछे के दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है। धीरे धीरे दस्तक बहुत तेज होती गई। हड़बड़ा कर लगभग दौड़ते हुए रमाकांत जी गलियारे से होते हुए पिछवाड़े की तरफ भागे। वहां बड़े से लोहे के दरवाजे पर ताला लटक रहा था। फिर भी वह भागकर सामने बगीचे की तरफ आया जहां उनकी नवविवाहित लड़की बसंती कुएं की जगत पर गुमसुम बैठी हुई थी। अर्ध विक्षिप्त सी उसकी अवस्था देखकर वो व्याकुल हो गए। उसे देखकर लगता ही न था कि उसे दरवाजे की बढ़ती हुई दस्तक सुनाई दे रही है। इसे क्या हो गया सोचकर वो लगभग भागते हुए से बाहर गेट पर आए। तारवाला साहब, पोस्टमैन। उन्होंने झपट कर तार लिया और बैठक में आकर लिफाफा खोला। खोलते ही लगा जैसे हजारों सर्पों ने उन्हें एक साथ डंक मार दिए हों। उनका इकलौता दामाद नहीं रहा। वह तड़प उठे और अपनी पत्नी के पास जाकर ढेर हो गए। तार उनके हाथों में था। पत्नी ने छीन कर पढ़ा, वह भी वहीं ढेर हो गई। होश में आते ही वह अपनी लाडली बिटिया को ढूंढने लगी। देखा वो बेचैन सी कुएं की जगत पर लेटी है। वह तड़प कर उससे लिपट गई और यह बुरी खबर उसे सुनाई। सुनते ही बसंती होश गंवा बैठी। 3 दिन तक उसे होश ही नहीं आया। बेहोशी की हालत में ही उसे ससुराल लेकर गए। वहां पहुंचकर उसकी थोड़ी तंद्रा भंग हुई। वह पति के शव से लिपट गई। रो रो कर चीखने लगी, काश मैंने आपकी बात मान ली होती, काश मैंने आपकी बात मान ली होती। तभी रोती हुई उसकी सास के पास आई और बोली, तू बड़ी मनहूस है। तेरे पाँव हमारे घर में क्या पड़े। न मेरा बेटा रहा, न मेरा तेरा ही रहा, न मेरा ही रहा। मेरा तो सारा घर ही बिखर गया। अब तू फौरन यहाँ से चली जा। बसंती रोती रही। घर की हर आदमी उसे उलाहना देता रहा। नंद कहता, तुम्हें क्या कहूँ, तुम्हारी तो शक्ल से मुझे डर लगता है। बस यही लगता है पता नहीं अब किसकी बारी है। चली क्यों नहीं जाती फौरन यहाँ से। सारे घर का काम वह 3 महीने तक खामोशी से करती रही। तभी उसके ससुर की एक बहुत ही कड़वी चिट्ठी रमाकांत जी को मिली, जिसे पढ़कर उनकी गैरत को बहुत धक्का लगा और वह फौरन अपनी बेटी को लिवा लाए। पीहर की खुली हवा में बसंती को किसी हद तक चैन आ गया। अब न ताने थे न उलाहने। माँ हर वक्त उसका ख्याल रखती थी। जो भी उसे देखता वही तड़प उठता था। मोहल्ले की औरतें नातेदार यही कहते, ना जाने यह कैसी प्रभु की विडंबना है जो यह कली बिना बाहर आए ही मुरझा गई। उस दिन बसंती शाम को रोते रोते सो गई। धीमी धीमी बारिश पड़ रही थी। अचानक बादल घिरा और तेज बिजली कड़कने लगी। पानी की बौछार उसके चेहरे पर पड़ रही थी। तभी वह चौंक उठी और जैसे ही खिड़की बंद करने लगी उसने देखा अंधेरे में कोई खड़ा है। सफ़ेद कपड़ों में यह कौन है। अभी वो सोच ही रही थी कि आवाज़ आई, बसंती आ जाओ आ जाओ, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। क्या यह मेरे मृत पति की आवाज़ है। उसने घबरा कर खिड़की बंद कर ली। अब उसे सब याद आ रहा था। धीरे धीरे एक एक बात उसके जहन में उभरती जा रही थी। शादी के बाद वह 20 दिन ही तो ससुराल में रही थी। इस बीच उसे इतना प्यार दुलार मिला कि झोली में समेटे न समट रहा था। तुम कितनी खूबसूरत हो। यह अनुपम सौंदर्य देखकर तुम्हें भगवान ने मुझ पर एहसान किया है। यह कहकर उसके पति ने उसे भींच लिया था। वह भी कसमसा कर रह गई। नंद, देवर, सास, ससुर सभी की आंखों में अटूट प्यार था। तभी रिवाज के मुताबिक पांव फेरने उसे पीहर जाना था। यही शगुन था। सभी ने भारी मन से उसे विदा किया। भुवन, उसका पति, उसे छोड़ने स्टेशन आया था। हाँ, अब उसे वह सारे शब्द याद आ रहे थे जो चलते वक्त भुवन ने उससे कहे थे। बसंती, एक ज़माने से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था।
मुझे यकीन था तुम मुझे ज़रूर मिलोगी और ना जाने कब तक तड़पूंगा, पर ऐसा लगता है मेरे सदियों के इंतज़ार को करार आ गया। फिर आंखों में आंसू भरकर वो बोला, अब तुम्हें मेरी एक आरज़ू पूरी करनी होगी। बसंती अपलक उसकी बातें सुनती रही। बोली, आपकी आरज़ू और भला मैं न पूरी करूं? क्या ऐसा कभी हो सकता है? आप कहिए तो सही। तभी भुवन उसके बाल सहलाने लगा और उसने उसे गाड़ी से नीचे खींचकर उतार लिया और बोला, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मेरा जी घबरा रहा है। बसंती तुम रुक जाओ, मत जाओ अपने घर। याद रखना, अगर तुम अपने घर चली गई तो फिर हमारा मिलना न हो सकेगा। बसंती घबरा गई। उसने अपने मेहंदी रचे गोरे गोरे हाथ भुवन के होठों पर रख दिए और बोली, ऐसा अशुभ मत बोलिए, मैं जल्दी ही वापस आऊँगी। यह पाँव फेरने की रस्म है, इसमें जाना बहुत ज़रूरी होता है। यदि मैं रुक गई तो सभी मजाक उड़ाएंगे। मैं जानती हूँ यह प्यार का हट है और नई नई शादी का खुमार। भुवन तब घबरा कर बोला, बसंती न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे अब हम कभी नहीं मिलेंगे, मेरी मृत्यु निश्चित है। तब बसंती मुस्कुराकर बोली, नाटक अच्छा कर लेते हो, पर मैं नाटक में आने वाली नहीं। ऐसी ही प्यार भरी मनुहार के बीच उनकी गाड़ी चल दी। भुवन हाथ हिलाता हंसता रहा और गाड़ी आगे सरकती गई। पति की छवि धूमिल पड़ती गई। कंपार्टमेंट में रामू बैठा था। उसने बसंती का बिस्तरा लगा दिया और बोला, बिटिया कुछ खा लो। नहीं काका, मैं सोना चाहती हूँ। ठीक है बिटिया, सो रहो, हम जाग रहे हैं, कौनो चिंता की बात नहीं है। बसंती करवटें बदलती रही सारी रात, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसने घड़ी पर नज़र डाली। गांव आने में आधा घंटा था। वो खिड़की के पास बैठ गई। रामू गहरी नींद में सो रहा था। उसके सुनहरे खूबसूरत बाल उड़ उड़ कर उसके गोरे चेहरे पर बिखर रहे थे और उसे अपने पति की कही हुई बातें याद आ रही थीं। तभी गांव वाला स्टेशन आ गया और बग्गी में चढ़कर वह माँ के घर पहुंच गई। माँ और पिताजी ने प्यार से उसे गले से लगा लिया। उसके बाद वो अपनी सहेलियों से मिलने पहुंची। सहेलियों की भी खुशी का ठिकाना न रहा। तभी उसकी खास सहेली ने उसे छेड़ा, है बसंती, कितनी सुंदर लग रही है। भुवन की आंखों में मोहब्बत सिंदूर बनकर तेरे गालों पर बिखर रही है। चल पगली कहेगी, कहकर बसंती हंसने लगी। रेशमा फिर बोली, तू अपने देवर से मेरा चक्कर चला दे यार। ठीक है, पर अब मैं जाती हूँ, माँ राह देखती होंगी, कहकर बसंती घर भाग आई। रात भर जगी होने के कारण जल्दी ही सो गई। सपने में भी वह पति की बातें सोचकर बेचैन हो रही थी। वह अर्धचेतन अवस्था में थी कि उसे लगा जैसे भुवन जोर जोर से हंस रहा है। उसकी आंखों में वहशत थी। अचानक हंसते हंसते वो खामोश हो गया और चेहरा भयानक हो गया। देखते ही देखते उसके चेहरे का रंग बदल गया। वह क्रोध से कांप रहा था। तभी उसके गले से अजीब गुर्राहट भरा स्वर निकला, बसंती बसंती, मैं कह रहा था मत जा, अब बिछो की घड़ी है। तेरे लिए ना जाने कितनी बार मुझे मौत को गले लगाना पड़ेगा। एक बार तेरे भाई ने मुझे मारा, मैं फिर तेरे करीब आया नन्ही जान बनकर तेरे शरीर में। जब मैं पल रहा था, याद कर, तब तूने जहर खा लिया था। तुझे क्या पता उस अंधे कुएं में मैं किस तरह छटपटा रहा था। जीवन और मृत्यु के बीच के वह दुष्कर पल बड़े कष्टदायक थे। आज फिर तेरे ही कारण मैं मृत्यु की अनंत खाइयों में गिर रहा हूँ। फिर भी मेरा बदला पूरा ना हुआ। अब तू विधवा बनकर मेरी ही तरह तड़पेगी, तभी पूरा होगा मेरा बदला। और यह कहते हुए अट्टहास करता हुआ वह गायब हो गया। सब कुछ धुआं धुआं सा हो गया। अचानक बसंती की आंख खुल गई। वह पसीने पसीने हो गई कि यह कैसा दुस्वप्न था। अजीब सी पहेली जिसका कोई जवाब नहीं था। घबरा कर वह बाहर बगीचे में आ गई और बेसुध सी कुएं की जगत पर जाकर लेट गई। तभी वह जड़ अवस्था में ही थी कि उसे फाटक पर दस्तक सुनाई दी और उसने बाबूजी को भागते देखा। और उसके बाद वही मनहूस खबर उसने सुनी। यह सब सोचते सोचते रात के 2 बज गया। उसे पक्का यकीन होता जा रहा था कि ज़रूर यह स्वप्न उसकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। उसने अभी तक अपनी माँ को कुछ नहीं बताया था। माँ पहले से ही इतनी दुखी हैं।
अपना यह दुख उसे बता कर क्या मैं उसको और मुश्किल में नहीं डाल दूंगी? मगर माँ के सिवाय मेरी बातों का जवाब है भी किसके पास? अचानक तेज बिजली चमकी और हवा के तेज झोंके से खिड़की के दरवाजे अपने आप खुल गए। उसने तेज हवा तेज बारिश में देखा एक साया जो सफ़ेद पजामा कुर्ता पहने है और उसकी ओर बढ़ रहा था। वह घबराहट में पसीने पसीने हो गई। घबरा कर वह अपने कमरे से निकली और दालान पार करती हुई जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ती हुई माँ के कमरे में पहुंची और उसने भड़ाक से किवाड़ खोल दिए। वह यह देखकर हैरान थी कि इतनी रात गए भी माँ अकेली खिड़की के सहारे खड़ी है, जबकि बाहर इतनी तेज बारिश और तूफान है। माँ, खिड़की बंद करो, कहकर वह वहीं सर पर हाथ रखकर बैठ गई। माँ ने अपने पल्ले से आंसू पोंछे और खिड़की बंद करके जैसे ही बसंती के पास जाने लगी, खिड़की तेज हवा से खुल गई और ढेर सारा पानी हवा के साथ अंदर आ गया। माँ दोबारा खिड़की तक पहुंची तो उन्होंने देखा एक साया सफ़ेद कपड़ों में खामोश खड़ा है। तुम लोगों ने बहुत दुख दिए हैं मुझे, तुम लोगों ने बहुत दुख दिए हैं मुझे, कहता हुआ वह साया गायब हो गया। माँ, कौन है यह? माँ, कौन है यह? कुछ तो बोलो, कहकर बसंती रोने लगी। माँ डरी हुई पसीने पसीने हो रही थी। उन्हें खुद नहीं पता था कि वह कौन है। माँ, तुम ज़रूर जानती हो। नहीं बेटा, यह दृश्य तो मैंने जीवन में स्वयं पहली बार देखा है। अब दोनों संयत थीं। बसंती तब बोली, माँ, आज भुवन के जाने के बाद मैं पहली बार तुमसे बात कर रही हूँ। जब काका पाँव फेरने की रस्म के लिए मुझे लिवाने आए थे, तब ट्रेन से उतार कर भुवन ने भुजाओं में अचानक मुझे बांध लिया। उनकी यह हरकत मुझे अच्छी नहीं लगी। फिर कहने लगे, बसंती, एक ज़माने से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मुझे यकीन था तुम मुझे ज़रूर मिलोगी। तुम्हारे प्यार ने मुझे दीवाना बना दिया है। अब तुम्हें मेरी एक आरज़ू पूरी करनी होगी। मैंने कहा, आपकी आरज़ू और बोल भला मैं न पूरी कर सकूं? आप कहिए तो सही। बस तभी भुवन ने गाड़ी से खींचकर मुझे उतार लिया और बोला, बसंती, तुम रुक जाओ। अगर आज तुम चली गई तो याद रखना मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा। मेरी मृत्यु निश्चित है। मैं घबरा गई माँ। मैंने उनके होठों पर हाथ रख दिए और वह सब चले गए माँ, मुझे छोड़कर। माँ ने अपनी बच्ची को गले लगाया और सिसक पड़ी। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, भगवान हमारे कौन से गुनाहों की सज़ा हमें दे रहा है। बसंती सुबह घबराई हुई उठी। अपने कमरे की खिड़की से उसने झांका। सामने नीम का एक बड़ा सा पेड़ था जो बहुत घना था। उसने देखा कुएं से औरतें पानी भर रही हैं। तभी एक औरत जो कम उम्र की थी वो बोली, काकी, कल जमींदार साहब की हवेली से बड़ी चीखों की आवाज़ें आ रही थीं। अरे यहाँ तो अक्सर ऐसी आवाज़ें आती रहती हैं। हमसे पूछो चीखों की आवाज़ें या औरतों की बलि लेती रही है हवेली। पीढ़ी दर पीढ़ी हत्याओं आत्महत्याओं का सिलसिला रहा है यहाँ। यह तो श्रापित और मनहूस हवेली है। इनकी बहन पारो, उसका क्या हुआ? मगर बड़े लोग हैं, इन्हीं के सायों में ये गुनाह फलते फूलते हैं। इन पर तो जो उंगली उठाए वो उंगली भी काट दी जाती है। बसंती आश्चर्यचकित सब सुनती रही। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि पारो कौन थी। माँ ने तो कभी बताया नहीं। दिन भर वही कुत्थी सुलझाती रही। आखिर ऊब कर शाम को टहलने चली गई। झील के किनारे चलते चलते उसे लगा जैसे चली गई झील के किनारे और उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है। मगर वह जैसे ही मुड़ती कोई उसे नजर ही नहीं आता। डर के मारे वह पसीना पसीना हो गई। तभी उसने देखा सामने फूलों और लताओं का घना कुंज है, जहाँ बिल्कुल सफ़ेद कपड़े पहने दो साये बैठे हैं। लड़के की गोद में लड़की का सर है। दोनों खूब खुश हैं। तभी अचानक गोली चलती है। लड़का खून से लथपथ वहीं ढेर हो जाता है और लड़की, जिसके खुले लंबे घने बाल होते हैं, झील की तरफ दौड़ती जाती है। फिर सब कुछ शांत हो जाता है। बसंती वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। तभी बैरिस्टर साहब रौबदार आवाज़ में पूछते हैं, बसंती कहाँ है? विमला देवी भागती हुई आई हैं और कहती हैं वह रात से बहुत परेशान थी। सारी रात सोई नहीं, ज़रा झील के किनारे गई है सैर करने, मगर गए हुए भी उसे 2-3 घंटे हो गए।
न जाने कहाँ होगी मेरी बच्ची। बैरिस्टर साहब आपे से बाहर हो गए और चीख कर बोले, तुमने उसे क्यों झील की तरफ जाने दिया? तुम्हें पता नहीं आज भी वहाँ हमारे गुनाहों के साए मंडरा रहे हैं। विमला देवी रोकर बोली, जानती हूँ यह गुनाह हमें जीने नहीं देंगे, ना ही मरने देंगे। त्रिशंकु की भांति हम बीच में लटके रहेंगे। बाहर घोड़ा गाड़ी तैयार खड़ी थी। बैरिस्टर साहब गुस्से में पांव पटकते हुए गाड़ी में बैठते हैं और तभी विमला देवी भी रोती हुई आती हैं और उनकी बगल में बैठ जाती हैं। दोनों तरफ मशालें लिए घोड़े पर सवार दो गुलाम बसंती को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे थे। बीच बीच में निर्मला देवी सिसकियां ले रही थीं। कुछ दूर जाने पर झील के किनारे एक सफ़ेद पत्थर के पीछे एक साड़ी का पल्ला था। विमला देवी को नजर आया। वह जोर से चिल्लाई, कोचवान गाड़ी रोको। देखा वहीं बसंती बेहोश पड़ी है। बसंती का शरीर वह अपनी बाहों में उठाते और तभी देखते हैं सामने कोई औरत पेड़ों के झुरमुट में हंस रही है। फिर एक सफ़ेद कपड़े पहना हुआ मर्द हंसता हुआ आता और खींचकर उसे गोद में लिटा लेता है। तभी गोलियां चलती हैं और वो लड़की, भैया मत मारो, भैया मत मारो, क्या चीखती हुई एक और भागती जाती है। सभी ने यह भयावह दृश्य देखा और सभी पसीने पसीने हो गए। रमाकांत जी भागकर घोड़ा गाड़ी में बैठकर विमला देवी, जो पत्ते की तरह कांप रही थीं, बोली, हमारे गुनाह हमें जीने नहीं देंगे। मैंने तुम्हें कितना मना किया था पर तुम उस दिन भी नहीं माने थे। तभी पड़ोस की एक औरत दूसरी आकर दरवाज़ा खटखटाती है और वह जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वह अंदर आकर बैठ जाती है और कहती है, पता है अभी अभी बेहोश बसंती को बैरिस्टर साहब घोड़ा गाड़ी में डालकर हवेली की तरफ ले गए हैं। दूसरी औरत, अरे तुझे इन हवेली वालों से ज़रा भी डर नहीं लगता? ऐसे ही हर रात वहाँ गोली चलने की आवाज़ें आती हैं। इनकी बातें ज़रा भी न कर वरना तुझे भी भून कर रख देंगे। गुजरी रानी की चीखें आज भी हवेली के पास वाली दलदल में सुनाई देती हैं, मगर हमें क्या, न जाने कितनी अबोध लड़कियों की चीखें इस हवेली की नींव में हैं। रमाकांत जी वह बरामदे में आराम कुर्सी पर अर्धनिद्रित अवस्था में है। बार बार झील वाला दृश्य उनकी आंखों के सामने घूम रहा है। वह पसीने से तर हो गए हैं। अंदर कमरे में आए वहाँ बसंती गहरी नींद में सो रही है। उन्होंने एक गिलास पानी पिया और सोने के लिए चले गए, मगर नींद उनसे कोसों दूर थी। बसंती की बेहोशी बढ़ रही थी। तभी उसने सपने में भुवन को देखा। वो पहले की तरह ही रहस्यमयी हंसी हंस रहा था और अचानक खामोश हो गया और उसका चेहरा भयानक हो गया। उसकी लाल लाल आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं और गुर्राहट भरे स्वर में बोला, बसंती मत जा, मैं कह रहा था ना, यह बिछो की घड़ी है, मेरे बदले की घड़ी आ पहुंची है। याद कर, तू अच्छी तरह याद कर, जब तूने जहर खा लिया था और मैं नन्ही जान के रूप में तेरे अंदर पल रहा था। तुझे क्या पता वह छटपटाहट कैसी थी। जीवन मृत्यु के बीच की यह दुष्कर पल मौत की अंधी खाइयों में जीने की तमन्नाएं लिए ढूंढता है। मौत की अनंत गहराइयों में तेरे ही कारण मैं फिर डूब गया। अब तू विधवा बनकर सारी उम्र तड़पेगी, तभी पूरा होगा मेरा बदला। यह कहते हुए अट्टहास करता हुआ वह गायब हो गया। माँ माँ कहकर बसंती चौंक कर उठ गई और बरामदा पार करके जीना चढ़कर माँ के कमरे में रोती हुई पहुंची। पर कमरे में देखती है कि तो माँ नहीं है। माँ माँ कहाँ हो तुम? कहकर वह चिल्लाती है। तभी किवाड़ खोलकर माँ आ जाती हैं। उन्हें देखकर वह बहुत रोती है। फिर कहती है, माँ तुमने बहुत छिपाया है अपनी ही बेटी से। उस दिन जब मैं तुम्हें सारी बात बताना चाहती थी, तुमने तब भी मुझे सुला दिया पुचकार कर। माँ, बड़ा ही भयानक सपना मैंने देखा। पहली बार भुवन की मौत वाले दिन और दूसरी बार आज ज़रूर इस सपने में मेरी ज़िंदगी का रहस्य छिपा है। फिर बसंती ने सारा सपना जैसा देखा था वैसा ही माँ को सुनकर सुना दिया। माँ को गश्ता आ गया और ठगी सी बसंती को देखती रह गई। आंखें पथरासी गई। फिर बोली, तेरा सपना सपना नहीं, सच है। जो कभी वाकई घटा था वही था, और गुत्थी जो दूसरे में उलझती जा रही है।
रहस्य की परतें तेरे सपने ने खुद को कभी भी झुठलाया नहीं जा सकता। प्यासी आत्माएं बार बार जन्म लेती हैं और अधूरे कामों को पूरा करती हैं। माँ जल्दी कहो ना, बात क्या है? मेरी ही जिंदगी और उसके रहस्यों से मैं ही अनजान हूँ। यह गुजरी रानी कौन थी? पारो कौन थी? कभी कभी अपनों की एक गलती आने वाली पीढ़ियों को नरक की यातना भुगतने को मजबूर कर देती है। करोड़ों अरबों की जायदाद तुम्हारे दादा जान की आशिक मिजाजी की वजह से मिट्टी में मिल गई। आउट हाउस के पास उसारे में बड़ी अम्मा है। वो यहाँ बचपन से काम करती हैं, 100 वर्ष की हैं, शादी नहीं की। इन्हीं बच्चों को अपना समझकर सारी उम्र यहीं इसी हवेली की चौखट पर गुजार दी। उन्हीं की जुबानी मैंने भी सुना। रमा छोटा सा था और पारो उससे भी 8 साल छोटी। उनकी माँ हर वक्त रोती रहती थी। जब मर्द घर में बाहर की औरत लाएगा तो वो अपनी पत्नी करेगी भी क्या? उस दिन गुजरी नाच रही थी। जमींदार साहब उछल उछल कर रुपए लुटा रहे थे। उन्होंने जैसे ही हीरो का हार गुजरी के गले में डाला, जमींदारनी शेरनी की तरह आई और हार खींचकर छत की तरफ भागी। पीछे से गुजरी भी भागी। जमींदार शराब के नशे में वहीं ढुलक गए। उधर छत पर जमींदारनी बोली, तुम यह हार ले लो और रुपए भी ले लो, मगर मेरा घर, मेरे पति को छोड़कर फौरन यहाँ से चली जाओ। तब गुजरी बोली, मेरा रूप देखा है? इससे एक क्या, हजारों जमींदारों को अपने पांव तले रौंद सकती हूँ। चौका संभालो, बच्चे संभालो। मर्दों को संभालना अपने आप में एक हुनर है जिसे तुम जैसी औरतें क्या जाने। लाओ हार दो। जमींदारनी, नहीं, हार मेरी सासू माँ ने मुझे शादी पर दिया था। मैं तभी दूंगी जब तुम यहाँ कभी नहीं आओगी। तभी जमींदार साहब ऊपर छत पर आते हैं। 5 मंजिला हवेली थी। अम्मा एक और खाट डाले पड़ी थी। किसी को अंधेरे में पता भी नहीं था। आते ही वह अपनी बीवी से बोले, हार इसे दे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी, जमींदारनी चीखी। तभी गुजरी जमींदार साहब के गले से लिपट गई। जमींदार साहब फिर बोले, हार दे दो, हार दे दो। जमींदारनी पीछे हटती गई। अचानक गुजरी ने हार छीन लिया और जमींदारनी को जमींदार साहब ने धक्का दिया। 5 मंजिला इमारत से गिरकर रमा की माँ बहुत ही बुरी मौत मरी। रमा बहुत चीखा मगर कोई आवाज़ हवेली के बाहर नहीं गई। बाद में गुजरी ने इन्हें पारो को खूब तंग कराकर, वह क्या जानती माँ क्या प्यार क्या होता है। गांव वालों ने चीखें सुनी मगर खामोश रहे। क्या कर विमला देवी चुप हो गई। बसंती की आंखों में आंसू भर आए। मेरे पापा, बुआ, माँ अनाथ से रहे और मेरी प्यारी दादी ने इतने दुख सहे। माँ, ये सब तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरी शादी के बाद सब खुश थे, तुम्हारे पिता, पारो, मैं, पर इतनी बड़ी हवेली में मुझे अपने और उनके बीच पारो खटकती, क्योंकि यह पारो को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे। हर बात में पारो से पूछो, पारो से पूछो, लगता जैसे कोई मेरा वजूद ही नहीं है। पारो माँ बाप के साय के बिना अनाथ सी थी, पर मुझसे अपनी माँ को वह ढूंढती। हर बात में भाभी माँ कहती। अपनी हम उम्र को यह कहकर एक दिन मैंने डांट दिया, अपनी सीमा में रहो, ज़्यादा घर में अधिकार जताने की कोशिश मत करना। मेरी हम उम्र हो, कोई ललित तो हो नहीं। इन सब बातों से वो बुझ सी गई। हमेशा खामोश रहती, सारा काम पारो करती। झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, खाना बनाना। फिर रात को इनसे कहती, सारा काम करके मैं बहुत थक जाती हूँ। या कहते, थोड़ा काम पारो से भी ले लिया करो, वह तो जब मैं जाता हूँ या आता हूँ तो सो रही होती है। पारो कुछ तो किया करो, शर्म नहीं आती? भाभी अकेले थक जाती हैं। पारो ताज्जुब से अपने भैया को देखती रहती, कहती कुछ नहीं। उसकी खामोश आंखों का दर्द भी मुझे दिखाई नहीं देता। तेरे पिता को इस हद तक मैंने भड़का दिया कि वो पारो की शक्ल से नफरत करने लगे। बहन के प्रति उपजे प्यार को नफरत में बदलकर मैं बहुत खुश थी। एक दिन शीशे के आगे बाल संवार रही थी। शीशे में अपना अक्स देखकर मैं बोली, ससुराल में बस एक यही कांटा है, जल्दी ही इसे भी उखाड़ दूंगी। मैंने ध्यान नहीं दिया था कि पीछे पारो चाय लेकर खड़ी है। उसने बड़ी हैरत से मुझे देखा और एकदम पलट कर चली गई।
जिस भाभी के आने की प्यास उसके दिल में जगी थी वो जल्द ही बुझ गई। दिन भर उलाहने सुनना और घर का हर काम करना यह उसकी दिनचर्या बन गई। पारो बर्तन मज गए, पारो खाना बन गया, पारो कपड़े धुल गए। इसके अलावा वो मुझसे कभी भी बात नहीं करते, ना वह खुद बोलती। यह भी कहते पारो को भी बुला लो, तो मैं कहती वो पढ़ रही है, हर्जा मत करो, जबकि वो बर्तन साफ कर रही होती। फिर यह मुझे बाहों में भरकर कहते तुम वाकई देवी हो, हम अनाथ भाई बहनों को तुमने जिस तरह संभाला है जैसे शायद ही कोई संभाले। एक दिन यह बोले हवेली तो आधी बिकने के बाद भी बहुत बड़ी है, कैश पैसों की कमी कभी कभी महसूस करता हूँ। मैं अकेली थी, तभी एक लड़का हमारे घर आया। वह काफ़ी धीर गंभीर स्वभाव का और अति रूपवान था। बोला मैं बॉटनी का स्टूडेंट हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आया हूँ, पर रहने की अभी तक कोई मुकम्मल जगह मुझे नहीं मिली है जहाँ मैं रहकर पढ़ाई कर सकूँ। एक गुजारिश है कि मेरी रिसर्च पूरी होने तक आप प्लीज़ मुझे एक कमरा किराए पर दे दीजिए। आपकी तो इतनी बड़ी हवेली बंद पड़ी है। झूठी शान के पीछे बहुत बड़ा सच छिपा था। हम दोनों ही ज़रूरतमंद थे, उसे जगह चाहिए थी, हमें पैसा। ठीक है, आज से ही ऊपर जाओ, ऊपर की मंजिल पर 2 कमरे साफ करवा देती हूँ, 2 घंटे बाद सामान लेकर आ जाओ। आपकी बहुत मेहरबानी। कहकर वह जाने लगा। तभी मैंने पूछा अपना नाम तो बता दो। सुधीर। कहकर वह चला गया। शायद उसे जाने की जल्दी थी। धीरे धीरे सुधीर नीचे भी आने लगा। सारा दिन पढ़ता था, गांव के जंगलों में, खेतों बगीचों में फूल पत्तियों पर नोट्स बनाता। तेरे पिता से डरता था, मगर मुझसे थोड़ा बहुत हंस बोल लेता। जब भी पारो बर्तन मांज रही होती, झाड़ू लगा रही होती, लगता वह ऊपर से झांक रहा है। जब भी तेरे पिता या मैं पारो को डांटते तो लगता 2 आंखें हमारा पीछा कर रही हैं। वह एक खास किस्म का इत्र लगाता था और मैं जब भी बाहर से आती लगता वह अभी अभी ऊपर गया है। उसकी खुशबू मैं हर जगह महसूस करती। नफरत की चिंगारियां मेरे जहन में आग लगाने लगती। धीरे धीरे सुधीर और पारो के प्यार के गाने मुझे बुलबुले की तरह लगने लगे और मुझे शक हो गया। पारो जब भी कपड़े सुखाने छत पर जाती, वो उदास नज़रों से पारो को देखता। एक दिन उसने पारो का हाथ पकड़ लिया और बोला आप ही क्यों सारा काम करती हैं? पारो अवाक होकर जल्दी जल्दी जीना नीचे उतर गई। मैं उसे ही देख रही थी। अब पारो अपनी पहले वाली पारो न रही। आईने में वो बार बार अपनी छवि निहारती और अपने गुलाबी रंग के गालों को साफ करती नजर आने लगी। उसकी रेशमी स्याह जुल्फें और भी स्याह हो गईं। एक रात बत्ती गई हुई थी। सुधीर के कमरे से काफ़ी दूरी पर छत पर ही पारो का कमरा था। पेंटिंग बनाना उसकी हॉबी थी। जब भी काम ख़त्म करती तब वह पेंटिंग बनाती। उस रात मौसम अच्छा था, ठंडी हवाएं चल रही थीं। सुधीर खिड़की में खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था। धुआं उड़ाता हुआ पारो के कमरे की ओर चला। पारो रात के 2 बजे पेंटिंग बना रही थी। मोमबत्ती की रोशनी में उसका गुलाबी चेहरा दमक रहा था और वह धीरे धीरे ब्रश चला रही थी। तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक होती है। वह किवाड़ खोलती है तो देखती है बाहर सुधीर खड़ा है। माफ़ कीजिएगा, मुझे एक कप कॉफ़ी चाहिए। आज पूरी रात मुझे पढ़ाई करनी है। थीसिस के कुछ पेपर्स ज़रूरी भेजने हैं। मैं लाती हूँ, पर आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। भैया ने देख लिया तो क्या, कॉफ़ी तो मांग रहा हूँ। लाती हूँ कहकर पारो चली गई। एक दिन वह बोला बहुत सुंदर पेंटिंग बना रही थी। पारो शर्मा कर नीचे देखने लगी। फिर वह बोला मगर एक बात समझ में नहीं आती, इतनी खूबसूरत लड़की की आंखों में आपने आंसू क्यों बनाए? तभी मैं चीखती हुई घर में घुसी। कमबख्त, दूध उबल रहा है अंगीठी पर पारो पारो तुम हो कहाँ? भाभी कपड़े लेने गई थी छत से। मुझे सब पता है क्या हो रहा है इस घर में। फिर चीखती हुई मैं कमरे की ओर बढ़ी। यही नहीं, मरती ऐसी जान के पीछे बवाल की तरह लगी है। इतने ढेर से गंदे बर्तन पड़े हैं, कौन मांजेगा? दिन भर ब्रश और रंगों से क्या पेट भरता है?
पारो की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। सुधीर ऊपर से झांक रहा था। शाम को पारो छत के एक कोने में उदास खड़ी थी। तभी सुधीर आ गया और बोला, पारो तुम इतनी उदास क्यों हो? नहीं तो, कहकर पारो ने मुंह फेर लिया। इतनी खूबसूरत लड़की, कहकर सुधीर पारो को देखता है और पारो चौंकती है। मेरा मतलब पेंटिंग वाली लड़की से है। हाँ तो मैं आपसे पूछ रहा था उसकी आंखों में आंसू क्यों हैं? तुम मत बताओ, मैं समझ गया। पारो बोली, जिस तरह समुद्र से उठकर हजारों लहरें दम तोड़ती हैं, वैसे ही मेरी हर ख्वाहिश किले की दीवारों से टकरा टकरा कर दम तोड़ती है। पारो यूं ही हंस देती है और मन में सोचती है, महकी हुई पुरसुकून फिजा में जब भी तुम्हारा साथ होता है, लगता है ढेरों गुलाब शाख से टूटकर बिखर गए हों। सुधीर कहता है, हंसती हुई आप कितनी अच्छी लगती हैं। मैं ये बात किसी से नहीं कहूँगा। सुधीर कह दूँ या सोचता है कि आप कितनी हसीन लगती हैं। पारो के गालों पर गुल्लार के फूल दहक उठते हैं। वह सतरंगी सपनों में खो जाती है। सुधीर फिर बोला, पारो सच तो यह है कि हंसता हुआ हर आदमी बेहद खूबसूरत होता है। कितने खूबसूरत ख्यालात हैं आपके। क्या आपको ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं? बिल्कुल नहीं। हालांकि बचपन से ही माँ बाप के बिना जीवन रसहीन रहा। चाचा चाची के पास पड़ा रहा, मगर चाची का भी वही हाल था जो तुम्हारी भाभी का है। मेरी कहानी से आपकी कहानी जुदा नहीं, कहकर पारो रो पड़ी। मगर मैं रोता नहीं। हाँ बोलो, कभी देखे मेरी आंखों में आंसू? कहकर सुधीर मुस्कुरा दिया। पारो खिलखिलाती हुई सीढ़ियाँ उतर गई। देखा, चंडी रूप धरे मैं खड़ी थी। मैंने उसे ऐसे घूरा कि मेरी तरफ वो देख ही न सकी। एक दिन मैं या शादी में गए थे। पारो चौके में चाय बना रही थी। तभी सुधीर अटैची लेकर नीचे आया। बोला, भाभी कहाँ हैं? शादी में गई हैं, पारो बोली। मैं कुछ दिनों के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, थीसिस सबमिट करनी है। काम खत्म होते ही वापस आ जाऊँगा। सुधीर बोला। यूं अचानक कहकर पारो रो पड़ी। उसका चेहरा सीने में छिपाकर सुधीर भी रो दिया। तुम तो कहते थे देखे हैं मेरी आंखों में आंसू। सुधीर, तुम्हारे जाने के बाद मैं उन लम्हों में खो जाऊंगी जो तुमने मेरे साथ गुजारे हैं। हर जन्म में मेरी ही बनना कहते हो तुम। हवा के हर झोंके में होगी इस मिट्टी में तुम्हारी ही खुशबू। कहकर पारो हिचकियां लेने लगी। तुमने हर कदम पर मेरा साथ देने की कसम खाई है। जिंदगी क्या, मौत के बाद भी मैं तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें पाकर रहूँगा, क्योंकि प्यार शब्द का मतलब ही है पारो। सुधीर के जाते ही पारो को लगा हजारों फूल शाख से जुदा होकर मुरझा गए हैं। समय बिना दस्तक दिए आगे बढ़ता रहा। काफ़ी वक्त गुजर गया, मगर सुधीर वापस नहीं आया। पारो दुखी रहने लगी और मुझे पैसों की भी चिंता थी। एक रात यह आए और बोले, एक मुकदमे की पैरवी करने मुझे रामगढ़ जाना है। वहाँ तुम भी चलो, माँ बाबूजी से मिल लेना। कब से तुम वहाँ गई ही नहीं हो। पियर जाने के नाम से मैं खुश हो गई। कितने बजे जाना है? रात को 8 बजे। 12 बजे तक पहुँच जाएंगे, या बोले। दूसरे दिन मैं अटैची में कपड़े लगाती रही। शाम को मैं पारो से बोली, उसारे में अम्मा है ही, फाटक अंदर से बंद कर लेना, बाहर चौकीदार ही भी है। हम 2 दिन को रामगढ़ जा रहे हैं। पारो ने सहमति में सिर हिलाया और उसके बाद अंदर चली गई। चौकीदार ने सामान बग्घी में रखा और हम चल दिए। बग्घी तेजी से चली जा रही थी। अचानक तेज हवाओं ने आंधी का रूप ले लिया। आंधी भी ऐसी कि घोड़ों के पांव नहीं टिक रहे थे। तभी सामने से थानेदार की बग्घी आती दिखाई पड़ी। बारिश भी गरज कर बरस पड़ी। थानेदार ने बग्घी रोकी और बोले, बैरिस्टर साहब लौट जाइए, नदी भी उफान पर है, पुल भी टूटा पड़ा है। थानेदार जी, मेरा मुकदमा है कल, मैं उसमें सरकारी वकील हूँ, मेरा वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। हाँ, इन्हें वापस हवेली छोड़ दीजिएगा। इनके साथ रहने से मुझे काफ़ी दिक्कत होगी। अकेला तो मैं नाव से भी चला जाऊँगा। मैं उदास मन से थानेदार की बग्घी में बैठ गई।
आप अपना ध्यान रखिएगा, कहकर मैं तसल्ली से बैठ गई और जैसे ही हवेली पहुंची, कोचवान ने सामान नीचे उतार दिया और थानेदार भी उसके बाद शुभ रात्रि कह के चला गया। दूसरी चाबी से मैंने फाटक खोला अंदर वाला और हवेली में आ गई। बत्ती जलाई, मगर तूफान के कारण बत्ती भी चली गई थी। तभी मुझे सिसकने का स्वर और कुछ दबी दबी आवाज़ें ऊपर की मंजिल से सुनाई दी। मैं चौकन्नी हो चुपके चुपके ऊपर बढ़ने लगी। देखा, सुधीर की बाहों में पारो सिसक रही थी। संदेह के घेरे विश्वास में बदल गया और मेरे तन बदन में आग लग गई। सुधीर, मुझे ले चलो यहाँ से, मैं यहाँ एक पल नहीं रहना चाहती। मैंने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ दुख और जुल्म ही सहे हैं, कभी गुजरी सौतेली माँ के, कभी पिता के, कभी भाई के, कभी भाभी के। पारो रो रो कर सुधीर से कह रही थी। तब सुधीर प्यार से उसके घने बालों को सहलाता हुआ बोला, धीरज रखो पारो, कभी कभी नाउम्मीदी के बादलों को चीर कर सूर्य की किरणें जीने का पैगाम देती हैं। घर बनता है प्यार की मजबूत नींव पर, उसमें स्त्री के वात्सल्य, संघर्ष और ममता का बहुत बड़ा हाथ होता है, पर यहाँ तो स्त्री स्त्री के नाम पर कलंक है। कार्ल मार्क्स ने सच ही कहा है कि परिवार में ही नारी के शोषण की जड़ें हैं। उनकी बातें मेरे तन बदन को जला रही थीं। तुम्हारी आंखों में मैं डूब जाना चाहता हूँ। जब पहली बार मुझे मुट्ठी भर प्यार मिला है, रेत की तरह यह भी मेरे हाथों से फिसल न जाए। तभी पारो सुधीर से चिपट कर बोली, ये नन्ही सी रोशनी जो भूल से मेरी जिंदगी में आ गई है, डरती हूँ कहीं चली न जाए। मोमबत्ती की पीली रोशनी में पारो का चेहरा और भी नूरानी लग रहा था। उसने अनुपम श्रृंगार किया था। काली सितारों वाली ओढ़नी में वह बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी सुंदरता देखकर मैं जल उठी। तभी पारो बोली, सुधीर, मेरी आंखों में आंसुओं का समंदर ठाठे मार रहा है। अब मैं बहुत हल्कापन महसूस कर रही हूँ, मुझे राह में छोड़ मत देना। तब सुधीर बोला, कुदरत की कोई ताकत मुझे तुमसे छीन नहीं सकती। कभी मौत ने अलग भी किया तो हर जन्म में मैं तुम्हारे पास आऊँगा ज़रूर, यह मेरा वायदा है। पारो आंसू पोंछकर बोली, भैया भाभी तो कल या परसों आ जाएंगे। रात में कल की शाम तुम मुझे झील के किनारे मिलना। ठीक है। पारो न जाने क्यों मुझे लग रहा है जैसे कोई हमारी बातें सुन रहा है। यह सुनते ही दबा पांव सीढ़ी उतरकर मैं उसारे में अम्मा के पास जाकर सो गई। अम्मा बहरी भी थी, उन्हें दिखाई भी नहीं देता था। पूरी रात छिपकर मैं षड्यंत्र रचती रही और मेरे दिमाग ने एक भयंकर योजना को जन्म दे डाला। शाम का धुंधलका छाया हुआ था, तभी बग्घी आकर रुकी। जैसे ही यह घर में घुसे, मैंने सुधीर और पारो की सारी बातें एक एक करके इन्हें बताई और इनकी पुरानी खानदानी आदतों ने जोर भरा। जमींदारी खून गर्म होने लगा। इन्होंने फौरन अपनी बंदूक उठा ली और झील की तरफ भागे। बरसात की झड़ी लगी थी। मैं भी इनके पीछे भागी। झील के किनारे जो दृश्य था वह उनकी उम्मीद से परे था। पारो और सुधीर सारी दुनिया से बेखबर अपनी ही दुनिया में लीन थे। पारो सफ़ेद साड़ी पहने थी, उसके लंबे बाल हवाओं में लहरा रहे थे। वह सुधीर के कंधे पर सर रखकर खिलखिला रही थी। इन्होंने शर्म और लानत भरी आंखों से मुझे देखा। मैं जोर से चिल्लाई, गोली मत चलाना, हत्या मत करना। तभी पारो की निगाह हम दोनों पर पड़ी, मगर इन्होंने गोली चला दी और सुधीर की छाती से खून का फव्वारा बह निकला। पारो, भैया इन्हें मत मारो, भैया इन्हें मत मारो, कहकर झील की तरफ भागती चली गई। मैं फिर आऊँगा पारो, मैं फिर जन्म लूँगा, मेरा इंतज़ार कहना, कहकर सुधीर शांत हो गया। पारो की सिसकियाँ आधी आधी रात तक फिजाओं में गूंजती। उसके दर्द भरे नगमे गांव की माटी में भी सुनाई देते। बुलबुल को सयाद कैद कर सकता है, मगर उसके नगमों को नहीं। पुरानी जमींदारी के रौब दाब में उसका कोई चश्मदीद गवाह पैदा न हो सका। उसे पूछने भी कभी कोई गांव में नहीं आया कि उसका भी था ही कौन। हर कर्म का फैसला अगर खुद इंसान के बस में होता तो ईश्वर उस खुदा को कौन पूछता
उसकी लाठी जब भी चलती है तो बेआवाज़ होती है। पारों की चीखें हवेली के दरों दीवारों से होकर मेहराबों तक फैल गईं। हवेली के बाहर भी सुनगुन सुनाई देने लगी। पारो और सुधीर का प्यार, फिर सुधीर का कत्ल। यह बातें गांव वालों से छिपी नहीं थी, लेकिन वे भोले भाले डर कर खामोशी रहते थे। हमें पता था कि हम बदनाम हो रहे हैं। ऐसे में एक दीवान आया और बैरिस्टर साहब से बोला, बैरिस्टर साहब, यहाँ से 400 कोस दूरी पर हमारे ज़मींदार साहब रहते हैं। उनके बच्चे जवान हो गए हैं, मगर हाल ही में उनकी पत्नी का देहांत हो गया। वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। बहुत बड़ी उनकी भी हवेली है। अगर आपको एतराज़ ना हो तो हुजूर, उन्होंने आपकी बहन पारो बिटिया का हाथ मांगा है। हमारे पास और कोई चारा भी न था, अतः हमने हाँ कर दी। पारो बहुत रोई गिड़गिड़ाई, भाभी मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे तंग मत करो। तब मैंने गुस्से से उसे ऐसा धक्का दिया कि खून की धारा उसके माथे से बहने लगी। वह आंचल से माथे को रगड़ती हुई बाहर की तरफ भागी। शादी की खूब तैयारियां हो रही थीं। फिर गांव में हमें अपनी शान जो रखनी थी। क्या शादी करी है बैरिस्टर साहब ने अपनी बहन की भाई, कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ, वाकई रजवाड़े खानदानों की शान ही निराली होती है। और फिर बैरिस्टर साहब जान से ज़्यादा चाहते हैं बहन को। अरे बहन क्या, वह तो बेटी से भी बढ़कर है उनके लिए। आधी बातें गांव वाले करते रहे, यही तो हम चाहते थे। 16 श्रृंगार किए पारो जयमाला के लिए खड़ी थी। लाल जोड़े में वह परियों को भी मात दे रही थी। पारो ने जयमाला डाली, ढेरों फूलों की वर्षा उन पर की गई। विदाई के वक्त ना पारो रोई न बोली। कसाई के साथ जो गाय चली जाए वही हाल पारो का था। बाद में पता चला पारो का बूढ़ा पति शराब पीकर उसे खूब मारता पीटता था। दुख सहते सहते और वह जर्जर हो गई थी। गम भी इंसान सह लेता है यदि भविष्य उज्जवल हो। मैं जीऊँ तो क्यों और किसके लिए। एक दिन एक मुखबिर ने खबर दी, पारो दीदी माँ बनने वाली हैं। मुझे भी लगा अब सब ठीक हो जाएगा। कहने लगे, आज लगता है मेरे सीने से किसी ने पत्थर हटा दिया। आज मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं। तुम साद का सामान सजाओ, ढेरों मिठाइयाँ पकवान लेकर आज हम अपनी लाडली बहन की हवेली जाएंगे। और शाम के 7 बजे हम पारो की हवेली पहुँच गए। जमींदार साहब ने हमारी बड़ी आवभगत करी। पारो को उसके भैया ने प्यार किया। मैंने कहा, पारो तुम अब खुश हो ना, देखना सब ठीक हो जाएगा। पर पारो ने ऐसी नफरत भरी जलती हुई निगाह मुझ पर डाली और बड़े ही गंभीर स्वर में बोली, धीरे से, भाभी यह हमारी आखिरी मुलाकात है। सबसे तेज़ रफ्तार शय का नाम वक्त है और इसकी मार से पत्थर भी अछूते नहीं रहते। मौत से पहले मुझे मौत दे दी है आपने। रिश्तों की गरिमा उसे निभाने में होती है। यही समझाने में आऊँगी, आपके पास ज़रूर आऊँगी एक दिन। उसके स्वर में नाराज़गी से ज़्यादा लाचारगी थी। उस वक्त मेरा गुमान ढह गया था। मुझे पारो पर कोई गुस्सा नहीं आ रहा था, क्योंकि ज़िंदगी में पहली या आखिरी बार वो मुझसे कुछ कह रही थी। थोड़ा रुककर वो रोश में फिर बोली, जब तक नदी किनारों की मर्यादा निभाती है, गांव को हरा भरा रखती है, मगर मर्यादा के बाहर आते ही वह बाढ़ का रूप लेकर गांव को बहा ले जाती है, तबाही का कारण बनती है। इसी तरह औरत जिस दिन मर्यादा तोड़ती है, अपने साथ कई घरों का सर्वनाश कर देती है। जो तुमने किया कहकर पारो हाथ में लिया शरबत घटाघट पी जाती है। कुछ ही क्षणों बाद उसका पार्थिव शरीर वहीं लुढ़क जाता है। डॉक्टर कहते हैं, इसमें कुछ नहीं, इसने जहर खाया है। इसके 1 वर्ष बाद बसंती तेरा जन्म हुआ। यही कहानी है तेरे पिछले जन्म की। पारो ने मेरी ही बेटी बनकर मुझसे बदला लिया है। सुधीर न जाने कितने जन्म लेगा, कितने रूप धरेगा। तेरी चाहत उसे चैन नहीं लेने देगी। सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। प्यासी आत्माएं बार बार जन्म लेती हैं। विमला देवी सिसक पड़ी। उन्होंने बसंती को छुआ। बसंती, बसंती मेरी बच्ची, मैंने तुझे बहुत सताया, मुझे माफ़ कर दे बेटी।
मगर बसंती का पार्थिव शरीर गिर गया। उसकी आंखें खुली हुई थी। शायद उसका प्रायश्चित पूरा हो गया था। दूर गगन की छाव में बसंती भुवन हाथ में हाथ डाले मुस्करा रहे हैं। कभी वह पारो सुधीर लगते हैं, कभी भुवन बसंती। चाहने वाले बार बार जन्म लेते हैं, आत्माएं कभी नहीं मरती। तो यह थी कहानी। मैं वापस आऊँगा। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।